Hello students, welcomes you all in online classes of Visap Academy. Students, in our previous lecture we had already discussed about Newton's universal law of gravitation. In the continuation of our previous lecture, now we are going to discuss about what is the unit of capital G, which is known as universal gravitational constant. हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था इसकी वैल्यू यूनिवर्सल क्यों है, क्योंकि ये टाइम, स्पेस, मीडियम एटसेट्रा पे डिपेंड नहीं करता है और इसकी वैल्यू फिक्स होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 और यूनिट क्या होगा इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो हमें पता है यहाँ पे यूनिट आपको कैलकुलेट निकालना है। तो देखिए यहाँ पे आपको पता है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है बिटवीन टू मासेस। वी नो दैट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट or between two body which masses are equal to m1 and m2 is given as F is equal to g m1 m2 upon d square, g m1 m2 upon d square, where d is the distance between these two masses. From this equation we can write g is equal to f d square upon m1 m2, f d square upon m1 m2. So when we can write unit of gravitational constant G is equal to unit of force is Newton, unit of force is Newton, unit of distance is meter square. यहाँ पे unit of distance is meter, here d square, so we can write meter square. Unit of masses is kilogram, unit of m2 is also kilogram, so unit of G is Newton meter square per kilogram square. न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर इसका यूनिट आ जाता है। ठीक है, अब स्टूडेंट देखेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन। तो यहाँ पे हम देखेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ of motion and gravitation, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन। हम कैसे लिंक करेंगे कि जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो न्यूटन्स बेस्ड जो बेस्ड है वो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे ही बेस्ड है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट और बिटवीन टू बॉडीज इज बेसिकली बेस्ड ऑन न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, एक्शन एंड रिएक्शन। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इसको हम प्रूफ करेंगे। तो सपोज दैट देयर आर टू बॉडीज which masses are m1 and m2. The mass of two bodies are m1 and m2. Suppose that these are the point mass and the distance between the center of these two mass is represented by d. The distance between the center of these two mass is represented by d. Then if this is your first body and this is your second body, then we can write the force acting on body m1 due to body m2. तो m2 के कारण जो इस पे फोर्स लगेगा वो अट्रैक्शन का होगा। तो हम लिखेंगे फर्स्ट पे सेकंड के कारण जो फोर्स लग रहा है उसको हम F12 से रिप्रेजेंट करेंगे, F12 से, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। सिमिलरली जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट होगा, जो फर्स्ट बॉडी होगा, वो m2 को भी अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। जैसे m2 m1 को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, सिमिलरली m1 m2 को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 का जो डायरेक्शन होगा वो 1 की ओर होगा।
ठीक है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे फोर्स ऑन M1 ड्यू टू M2. Force on M1 due to M2, it is represented by F12. Force on 1 due to 2 is equal to G M1 M2 upon D square. This is your equation number first. Okay, and the direction of this force is from 1 to 2. This is your equation number first. देख पा रहे हैं, इसका जो F12 का जो डायरेक्शन है वो 1 से 2 की ओर है. सिमिलरली फोर्स ऑन M2 ड्यू टू M1. फोर्स ऑन M2 ड्यू टू M1, ये कैसे लिखेंगे? इसका डायरेक्शन देख रहे हैं, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 का डायरेक्शन M1 की ओर है और वैल्यू वही होगा G M1 M2 अपॉन D स्क्वायर, एंड डायरेक्शन किधर होगा? फ्रॉम 2 to 1. फ्रॉम 2 to 1. दिस इज योर इक्वेशन नंबर सेकेंड. यहाँ देख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड से दोनों जो फोर्सेस हैं F12 और F21 है उनके मैग्नीट्यूड इक्वल हैं. उनके मैग्नीट्यूड इक्वल हैं, बट डायरेक्शन जो फोर्स ऑन M1 ड्यू टू M2 है वो उसका डायरेक्शन जो किधर है 1 से 2 की ओर है, और जो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 है यानी जो सेकेंड पे फोर्स लग रहा है M1 के कारण उसका डायरेक्शन M1 की ओर है, 2 to 1 है. मैग्नीट्यूड सेम है, वैल्यू सेम है, केवल डायरेक्शन में डिफरेंस है. तो डायरेक्शन में आप यहाँ पे देख सकते हैं, वी कैन राइट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 is equal to force on 2 due to 1, but with minus sign. If one is called as action, then other is called as reaction. Okay, if one force is called as action, then other force is called as reaction. So it is based on Newton's third law of motion, that is every action has equal and opposite reaction. ठीक है, every action has equal and opposite reaction. Here minus sign indicates only the direction of the forces which are opposite to each other and along the line joining the both of the body. ठीक है, both of the center. दोनों सेंटर के जो लाइन ज्वाइनिंग है उसी के अकॉर्डिंग ये फोर्स काम करता है. ठीक है, अब इस पे कुछ न्यूमेरिकल हम करेंगे. एक न्यूमेरिकल हम कराते हैं, इसको आप नोट कर लेंगे. स्टूडेंट यहाँ पे आप लिख सकते हैं, इट मीन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन based on Newton's third law of motion. ठीक है, अब इसमें हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, इसको लिख लेंगे आप नोट में अपने. चलिए, तो सॉल्व एग्जाम्पल फर्स्ट हम सॉल्व करते हैं. पहला क्वेश्चन देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स चेंज व्हेन इट्स डिस्टेंस बिटवीन देम इज रिड्यूस्ड टू हाफ. हाउ डज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट. सपोज दैट, इसको सॉल्व करेंगे. सपोज दैट there are
two object of masses m1 and m2 and distance between these two is r1। ठीक है, तो यहाँ पे डायग्राम से समझेंगे यहाँ पे, या इसको d1 ही मानिए आप, d1 ओके। तो यहाँ पे दो मास हैं m1 एंड m2। सपोज दैट ये दो पॉइंट मास हैं और इनके जो सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है वो d1 है। सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, d1 है। तो इनके बीच में एक ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है जो हमेशा अट्रैक्शन का फोर्स होता है। सपोज दैट ये जो फोर्स काम कर रहा है अभी वो F1 है। जब दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो d1 है, तो जो भी फोर्स वर्क कर रहा है इनके बीच में, सपोज दैट वो क्या है, F1 है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं F1 इज इक्वल टू GM1 M2 अपॉन डी स्क्वायर होता है। F इज इक्वल टू GM1 M2 अपॉन डी स्क्वायर। ये आपको पता है कि ग्रेविटेशनल लॉ से ये फार्मूला आपको मिलता है GM1 M2 अपॉन डी स्क्वायर। नाउ द डिस्टेंस इज d1, तो यहाँ पे d1 स्क्वायर हो जाएगा। फोर्स हमने माना है F1, तो ये F1 होगा। ये होगा आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर से क्या क्वेश्चन में कह रहा है, नाउ द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट चेंज व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज रिड्यूस टू हाफ। ओके, यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो हाफ कर दिया जाता है। देखिए ये मास तो अनचेंज रहते हैं, लेकिन इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो पहले से आधा कर दिया गया है, d1/2 कर दिया गया है। तो सपोज दैट इनके बीच अभी जो फोर्स काम कर रहा है वो F2 है। कौन सा है वो, F2 फोर्स काम कर रहा है। पहले जो फोर्स था उसको हमने F1 माना जब बीच की डिस्टेंस क्या थी, d1, या आप इसको, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जब आप मानेंगे कि बीच की जो डिस्टेंस है उसको रिड्यूस कर दिया जा रहा है, हाफ कर दिया जा रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो हमने माना है कि डिस्टेंस हो गया d1/2। देन फोर्स F2 क्या होगा, F2 इज इक्वल टू GM1 M2 अपॉन डी स्क्वायर। ओके, डी स्क्वायर, F इज इक्वल टू GM1 M2 अपॉन डी स्क्वायर से अभी फोर्स कितना होगा, हमने माना है फोर्स को F2, और डिस्टेंस कितना हो गया दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में, d1/2 का होल स्क्वायर। अब ये सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा GM1 M2 अपॉन d1/4, या आप लिख सकते हैं F2 इज इक्वल टू 4 ऊपर चला जाएगा, GM1 M2 अपॉन d1²। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड। एंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दीज टू इक्वेशन, 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन सेकेंड को इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड करिए तो आपको मिलेगा F2 अपॉन F1 इज इक्वल टू, ये राइट साइड को राइट साइड से डिवाइड करेंगे, 4 GM1 M2 अपॉन d1² होल डिवाइडेड बाई F1 की वैल्यू क्या है, तो वो है GM1 M2 अपॉन d1²। ओके, यहाँ से आप देखिए G से G कैंसिल होगा, M1 से M1, M2 एंड d1²। तो यहाँ पे आप देखेंगे F2 अपॉन F1 की जो वैल्यू होगी वो 4 आ जाएगी, या जो बाद का फोर्स है वो पहले के फोर्स से 4 टाइम बड़ा हो जाएगा। F2 इज इक्वल टू 4F1। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन में शॉर्ट में लगाया है, इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे आप तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा डायग्राम के साथ। ठीक है, तो दिस लेक्चर इज ओवर नाउ स्टूडेंट्स। जो भी आपके डाउट होंगे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं इस पर न्यूमेरिकल करा दूंगा। ठीक है, और इसको आप अपने नोटबुक में कॉपी कर लेंगे। थैंक यू सो मच।